हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, एक दूसरी टर्म। और ये जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल 5 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिपल एस बी में पूछे जाते हैं और एस्टेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और हर एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। इवन इसमें नेट में भी इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, यानी कि जो बेसिक होता है उसमें से भी मिलता है और हायर लेवल का होता है उसमें से भी मिलता है। तो हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहाँ से शुरू करेंगे हम? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? हमारे पोल बर्ग जो सर थे हमारे, वो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थे। इन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्यों बोला जाता है, यानी किसी को भी गॉड या फादर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ नया डिस्कवर किया होगा। जैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ को भी खोज कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन हो गए, जीन थेरेपी होगी और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की देन है। तो इसलिए इसने सबसे पहले जो इसने काम किया था वो पोल बर्ग ने किया था, इसलिए पोल बर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हम बोलते हैं। उसके बाद काम तो इसने कर लिया था, तो हम याद रखेंगे कि जो पोल खड़ा किया था वो किसने, बायोटेक्नोलॉजी का पोल किसने खड़ा किया था, यानी कि खंबा किसने खड़ा किया था? वो किया था हमारे पोल बर्ग ने, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसने काम तो इस पे कर लिया। फिर एक साइंटिस्ट था जिसको लगा कि इस काम को एक कोई टर्म दे देनी चाहिए। तो वो जो टर्म थी कार्ल, यानी कि कार्ल ने क्या किया, टर्म देने का काम किया। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा, पोल किसने लगाया था बायोटेक्नोलॉजी का? वो लगाया था हमारे पोल बर्ग ने, यानी कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारे पोल बर्ग है। और जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? कार्ल अर्के ने दी थी। डेफिनेशन जो है वो EFB की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है ये मेन फेडरेशन है जिसके अंडर जो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे काम होते हैं। तो उसने क्या बताया कि ये क्या है, इंटीग्रेशन है किसका? नेचुरल साइंसेज। अब नेचुरल साइंसेज का मतलब क्या हो गया? जैसे माइक्रोब्स वगैरह जो नेचुरल चीज़ें हम लेते हैं उससे जो नई चीज़ बनती है उसको बोल देते हैं नेचुरल साइंसेज। एंड ऑर्गेनिज्म, सेल यानी कि पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि इंटीग्रेशन किया गया नेचुरल साइंस का और कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर उनका कोई भी पार्ट, उसका जो हमने इंटीग्रेशन किया उससे क्या बना, कोई भी हमें नया प्रोडक्ट मिल गया है और वो प्रोडक्ट का यूज क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हुआ, इसलिए इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखो, बायो का मतलब क्या हो गया? बायो मतलब लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हमने यूज की। तो लाइफ और टेक्नोलॉजी को मिला के हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी से लेते हैं और इस बायो और टेक्नोलॉजी को मिला के हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो एक दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। वही हो गया कि जो लाइव ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका यूज करके या फिर देयर एंजाइम टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, टू डेवलप प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग, यानी कि वो प्रोसेस डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल होता है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं? लाइव ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी और लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम ह्यूमन के वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ होती है उसको हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या होता है? देखो, एक चीज़ से हम ना एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं दूसरी में और कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने यूज के लिए। तो क्या किया, हमारे पास एक कोई भी डोनर सेल है, ठीक है, ये कोई भी डोनर सेल है, मान लो ये साल्मोनेला टाइफी की डोनर सेल है। तो हमने डोनर सेल से क्या किया, DNA एक्सट्रैक्ट किया, पूरा DNA एक्सट्रैक्ट किया, उसको देखा और जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए था, कोई भी जीन, इसका एक जीन हमें चाहिए था जो कि हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी था, तो वो हमने जीन निकाला। अब बात आती है कि जीन किससे निकाला? एक एंजाइम यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि कट करने के काम आता है। कोई भी जीन को कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियेज काम आएगा। तो ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमने यूज किया। हमारे पास क्या है, देखो ये कोई बैक्टीरिया की सेल है मान लिया, ठीक है। बैक्टीरिया में हमें पता है एक प्लाज्मिड होता है, ठीक, और एक होता है बैक्टीरियल जीनोम। तो ये प्लाज्मिड जो है इसको हम निकालेंगे और इसके साथ जो हमारी डोनर सेल है उसके जीन को लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, इसके साथ हमने लगा दिया। इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम हुआ? एंडोन्यूक्लियस। तो बायोटेक्नोलॉजी में कटिंग के लिए जो भी एंजाइम होगा वो होगा हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और अब इस एंजाइम को, इस वाले जो हमें ट्रांसफ़र करना है उसको इस प्लाज्मिड के साथ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है।
जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिएगा, इन एंड पे जुड़ेगा तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज कर देते हैं, लाइगेज। याद करेंगे, लगाने या जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं लाइगेज। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास एक डोनर सेल है और एक जो है रिसीविंग सेल है, उसका हमने प्लाज्मिड लिया और अपना डिजायर्ड जीन या डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने जोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट। फिर इस जो ये हमारा बना है इसको हम किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे, इस होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तो इसको हमने बोल दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हमने एक सेल के साथ छेड़छाड़ की और अपना एक नया प्रोडक्ट बना लिया। स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, देख लेना। कि एक होस्ट सेल है उसके अंदर इसको डाल दिया और अपना नया प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट जो होता है हमारा 2 स्केल पे बनेगा, या तो स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं, लार्ज स्केल पे। अगर प्रोडक्ट की नीड जो होगी वो स्मॉल सेक बनाएंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे, और जो लार्ज स्केल होता है उसमें हम बायो रिएक्टर का यूज करते हैं। बायो रिएक्टर को आगे पढ़ेंगे कि लार्ज स्केल पे जब हम चीज़ें बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो किसका यूज करते हैं, बायो रिएक्टर। अब बात आती है कि हमने ये प्लाज्मिड क्यों लिया, जो कि प्लाज्मिड जो होती है वो क्या है, उसमें अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कैपेसिटी होती है, इसलिए हम जो है प्लाज्मिड यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के वेक्टर हम यूज करेंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे जो है प्लाज्मिड लिया, तो यहाँ पे हमने क्या याद किया कि जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो पोल बर्ग है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का पोल खंबा किसने लगाया था, पोल बर्ग में। फिर एक भाई साहब आए कार्ल, उसने लगा कि बैठे बैठे कोई काम कर लेता हूँ, कार्य कर लेता हूँ, कार्ल ने क्या किया, टर्म बायोटेक्नोलॉजी नाम दे दिया। EFB कौन सा फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन है किसका, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA जो था वो किसने दिया था, फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA हमारा दिया था कोहेन और बोयर। CBI यानी कि CBI जांच हुई है, ऐसे याद रखेंगे, एक CBI जांच हुई, कोहेन और बोयर CBI जांच हुई। उसने क्या किया, फर्स्ट रिकम्बिनेशन जो DNA था वो दिया गया। देखो इसमें जो ये बायोटेक्नोलॉजी है इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है और ज़्यादा साइंटिस्ट भी नहीं है, तो इसमें बहुत कम ही साइंटिस्ट का नाम जो हमें याद करना है। और उसने कौन सा जो है वो स्पीसीज लिया था, तो साल्मोनीला टाइफीमियम इसने स्पीसीज लिया था, जिसका जीन जो था एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन था उसको लिया गया था टू नेटिव प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई के नेटिव प्लाज्मिड से। तो कौन सा लिया, साल्मोनीला टाइफीमोरियम, ये याद रखेंगे हम, साल्मोनीला टाइफी था। और फर्स्ट रिकम्बिनेशन DNA जो था किसने प्रपोज किया था, कोहेन और बोयर ने किया था 1972 में। रिकम्बिनेंट DNA का तो हमें पता है कि 2 चीज़ें जो आपस में मिल गई तो रिकम्बाइन होगी, रिकम्बिनेशन हो गया, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियर का मतलब क्या हुआ कि हमने तब अपना प्रोडक्ट जो है होस्ट के अंदर डाल दिया तो उसको हमने जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग बोल दिया। और जीन मैनिपुलेशन, तो मतलब जीन का तो मैनिपुलेशन हो ही गया, जो उसमें पहले वाला जीन था वो है, और एक कोई हमने नया जीन जो है वो ऐड कर दिया, उसको जीन मैनिपुलेशन हमने बोल दिया। तो ये तीनों टर्म क्लियर होगी। It is the process by which DNA of specific organism can be isolated and can be added to DNA of other organism. एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का जो DNA होता है उसको तो हम आइसोलेट कर लेते हैं, और जो DNA है अदर ऑर्गेनिज्म का उसकी डिजायर्ड लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन पे हमने डालना होता है वहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट। अब तक हमें इतना पता चल गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है हम हमारे पास उसमें एक होस्ट सेल होती है, ठीक है, एक हमारे पास रिसीविंग सेल होती है। होस्ट सेल से हम जो है कोई भी अपना डिजायर्ड जीन जो होता है उसको कट करेंगे, किससे कट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस से करेंगे, और जो रिसीविंग सेल है उसके अंदर डाल देंगे। लेकिन डालेंगे किसकी हेल्प से, कोई हमारे पास वेक्टर होना चाहिए, जैसे प्लाज्मिड हो गया, हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना वेक्टर जो है वो हम अपना जो जीन है, जो डिजायर्ड जीन है जो हमें ज़रूरत है वो हमने डाल दिया, और रिसीविंग सेल के अंदर जो है
वो उसके अंदर डाल दिया और फिर हमने अपने प्रोडक्ट बना लिए, स्मॉल स्केल पे बना लिए और लार्ज स्केल पे बना लिए। ये डिफरेंट होते हैं कि स्मॉल पे चाहिए या हमें लार्ज पे चाहिए। बात इतनी है कि एक होस्ट लेंगे, यानी कि किसी का हम एक डीएनए लेंगे, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डीएनए लेंगे और वो दूसरे के अंदर डाल देंगे डिजायर्ड लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन पे हमें ज़रूरत होगी, और अपना प्रोडक्ट हम बना लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे क्या होता है, मान लो कोई किसी का हमें कोई भी करेक्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल कि हमें लता मंगेशकर का जो है सिंगिंग का कैरेक्टर चाहिए। अब दो जो है कपल हैं, उनमें मैटिंग हुई, उनमें जो है उनका जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करेंगे, उसका जीन निकाल के, यानी कि लता मंगेशकर की सेल से जीन निकालेंगे और जो है जो कपल है जिसका एम्ब्रियो है उसके अंदर हम उसको डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर डालेंगे तो वो देखेंगे कि लता मंगेशकर का पूरा डीएनए हमने खोला, जीन मैपिंग से हम डीएनए खोल सकते हैं। वो दिखा कि ये वाला जो जीन है जहाँ से सिंगिंग का इसमें इतना पैशन है, ये सिंगिंग आ रही है, तो ये जीन हमने देखा कि इस लोकेशन पे है। तो उस एम्ब्रियो के डीएनए की उसी लोकेशन पे हमने वो जीन डाल दिया। अब लता मंगेशकर भी गा रहे हैं और वो भी गा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने अपनी अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म से जीन लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, लेकिन उस डिजायर्ड लोकेशन पे डाला। तो इसको हमने बोल दिया जीन मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, किसी भी काम को करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, यूँ नहीं है कि ऐसे ही कर दिया, तो बेसिक स्टेप की नीड होती है। तो 3 बेसिक स्टेप जो होते हैं हम इसके अंदर पढ़ते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हम डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे विद डिजायर्ड जीन, यानी कि हमने डीएनए को तो देखा, लेकिन उसमें जो हमें जीन चाहिए, यानी कि जो हमें आगे जाके प्रोडक्ट बनाना है, वो वाला जीन है या नहीं, हम उस जीन को देखते हैं। फिर क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, सेगमेंट है यानी कि डीएनए का, वो क्या करेंगे, होस्ट में ये भी तो देखेंगे कि जिस होस्ट में डाल रहे हैं वो होस्ट उसके लिए सूटेबल है या नहीं। सबसे पहले डिजायर्ड जीन लेंगे, फिर सूटेबल होस्ट के अंदर डालेंगे। फिर मेंटेन ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए की, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है डीएनए वो उसके अंदर मेंटेन है या नहीं है, यानी कि वो बहुत सारे जो बाहर से इन्फेक्शन है उन चीज़ों से बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, और उसकी प्रोजनी के अंदर फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अल्टीमेटली काम तो प्रोजनी के अंदर ही होएगा ना, तो हम उसको प्रोजनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास डिजायर्ड जीन होना चाहिए, सुटेबल होस्ट होना चाहिए, और फिर हमें मेंटेनेंस होनी चाहिए कि इन्फेक्शन या फिर जो भी चीज़ है बाहर की किसी भी चीज़ से बचा हुआ है, और उस प्रोजनी के अंदर हम उसको डाल देंगे। तो आई होप ये हम आपको समझ में आ गया कि जो फर्स्ट रिकम्बिनेशन होता है वो किसने दिया था, कोहेन और बोयर ने दिया था, यानी कि सीबीआई जात से हम याद करेंगे। फादर का नाम हम याद करेंगे पॉल बग। फिर कार्ल ने कोई काम किया, यानी कि क्या काम किया, टर्म देने का काम किया। कौन सी टर्म, बायोटेक्नोलॉजी देने का काम किया कार्ल। इसने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, फर्स्ट रिकम्बिनेशन डीएनए दिया, यानी कि बीसी बोहेर और कोहेन ने। और कौन सा स्पीसी लिया, साल्मोनेला टाइफी लिया। ठीक है, फिर रिकम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डाला किसी भी हमारी डिजायर्ड लोकेशन के अंदर। ये काम करने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो डिजायर्ड जीन होना चाहिए, सूटेबल होस्ट होना चाहिए, और ट्रांसफ़र कर देना चाहिए प्रोजनी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो टूल, हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, दाल चीनी मिर्च, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन कौन से हमें टूल की नीड होगी। तो जो टूल होते हैं, एक हमारे पास एंजाइम होते हैं, वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर बोलते हैं, और कंपिटेंट होस्ट। तो हमें समझ में आ गया कि होस्ट क्या है, और वेक्टर का भी हमें पता है कि एक कोई भी व्हीकल होता है जिसे हम अपने डिजायर्ड जीन को लेते हैं और अपनी रिसीवर सेल के अंदर डाल देते हैं, और जो है एंजाइम की नीड पड़ती है। 2 एंजाइम हमने पढ़ लिए हैं, एक पढ़ा हमने एंडोन्यूक्लियस और एक पढ़ा लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस का मतलब जीन को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने का काम किसने किया, एंडोन्यूक्लियस, और लाइगेज ने क्या काम किया, जोड़ने का। और वेक्टर, थोड़ा सा अभी तक हमने किस वेक्टर के बारे में बात की, प्लाज्मिड के बारे में। और कंपिटेंट होस्ट, यानी कि जिस भी होस्ट से हमने मटेरियल लेना है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हमने बोल दिया होस्ट। अब जो एंजाइम होते हैं, पहले बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हम शुरुआत करते हैं लाइसिंग एंजाइम, यानी कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसको हमने सबसे पहले तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा, क्योंकि डीएनए जो है सेल के बाहर तो बैठा नहीं, सेल के अंदर बैठा है, तो उस डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिएंगे। तो सेल को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन से एंजाइम होने चाहिए, लाइसिंग एंजाइम। जैसे देखो,
ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके जो बाहर है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं, राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, अगर वो है तो बहुत सारी सेल है, सेल वॉल भी होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होएगी। तो इन सब चीज़ों को क्रॉस करके जाना है हमें अपने प्यारे डीएनए तक। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें डिफरेंट काइंड के एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम डिपेंड करते हैं कि सेल कौन सी है। अगर ये सेल एनिमल की हुई तो हमें दो जो है वो लाइसिंग एंजाइम हम यूज करेंगे, एक प्रोटीएज होगा, एक हमारा एलपीजी होगा, यानी कि एल और पी जो है वो एनिमल सेल के लिए हम यूज करेंगे। सेलुलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज और लाइपेज, ये चार जो है प्लांट के लिए यूज करेंगे, और फंगल सेल के लिए काइटिनेज, प्रोटीएज और लाइपेज करेंगे, और बैक्टीरिया में हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे। तब हमने वायरस पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए हमारे पास बैक्टीरियोफाज होता है, और बैक्टीरियोफाज के नीचे ऐसे टेल लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं, और तब ये बैक्टीरियल की सेल को पेनिट्रेट करते हैं, तो लाइसो एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज करते हैं और सेल के अंदर चले जाते हैं। तो क्या अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसका लाइसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी के अंदर, यानी कि किसी के घर के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले उसके घर का डोर ही तोड़ना होगा। तो ये डोर तोड़ने के लिए, अपना डिजायर्ड डीएनए लेने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे लाइसिंग एंजाइम। लेकिन लाइसिंग एंजाइम जो है वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। फिर हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करेगा। अब इसको किसने आइसोलेट किया था, स्टीवर्ट लीन और जो वर्नर अब्जॉर्ब्ड आर्बर थे, वर्नर आर्बर और स्टीवर्ट, ठीक है। स्टीवर्ट और वर्नर जो थे 1963 में उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ फेज इकोलाई, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको बताया कि मोलिकुलर जो है ये सीजर है। मोलिकुलर सीजर क्यों बोला, क्योंकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट करने का काम करता है। फिर इसके बाद तीन साइंटिस्ट आए, एक हमारा है स्मिथ, एक हमारा है विलॉक्स और एक हमारा है कैले, 2 3। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट आइसोलेट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नेम हिम 3। तो ये पूछा जाता है कि जो फर्स्ट एंजाइम था वो कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से किया गया था, और इसको नाम दिया गया था हिंड 2। और हिंड 2 के जो साइंटिस्ट हैं वो तीन हैं, KWS या SW के, स्मिथ, विलक्स और कैले, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के शायद एक दो बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे। स्मिथ, विलेक्स और किले ने क्या किया था, आइसोलेट किया था हिंड 2 को। और हिंड 2 हमने जो है वो कौन से बैक्टीरिया से लिया था, इसका नाम याद रखना जरूर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि जो है कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कौन सा बैक्टीरिया था, उसको नाम क्या दिया गया। तो इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन होते हैं। तो हमने याद किया टूल में एंजाइम होते हैं, वेक्टर होते हैं, कंपिटेंट होस्ट होते हैं। सबसे पहले हमने एंजाइम से शुरू किया। सबसे पहला जो एंजाइम होगा वो लाइसिंग एंजाइम होगा, दूसरा जो होगा हमारा रेस्ट्रिक्शन होगा, लाइजिंग जो होगा वो सेल के अंदर घुसने के लिए होगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, अब सेल के अंदर घुस गए, मिल गया डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए को कट करके भी तो बाहर लेके जाएंगे अपने काम के लिए, तो कटिंग के लिए हमें कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है फेज ग्रोथ के लिए किसने ढूंढा था, स्टीवर्ट, लिन और वर्नर ने। लेकिन जो हिंड 2 है उसके लिए स्मिथ, विलक्स और कैले ने काम किया था, और बैक्टीरिया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट हम चलते हैं, वन ऑफ द एंजाइम एडिड मिथाइल ग्रुप टू सेल्फ डीएनए एंड वाज कॉल्ड मिथाइलेज। दो तरीके के होते हैं, एक मिथाइलेज और एक अनमिथाइलेटेड। दिस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सेल्फ डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो इसको भी तो डर लगता है कि अभी मेरे को सारा का सारा ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आए और मेरे को काट ना दे। तो इसके ग्रुप पे क्या होते हैं, मिथाइलेज होते हैं, और ये मिथाइलेज जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रोक लेते हैं कटिंग होने के लिए, इसलिए इसको जो है मिथाइलेज होता है। अनमिथाइलेटेड क्या होते हैं, अदर एंजाइम इंक्लूड अनमिथाइलेटेड डीएनए एंड वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज। दिस इज यूज्ड बाय ई कोलाई टू कट फॉरेन डीएनए एंड प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। देखो हमारे पास क्या है, दो सेल्स होती हैं,
एक हमारे पास जो है हमें सेल चाहिए जिससे हमें एंजाइम को कट करना है। तो उस एंजाइम को कट करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम चाहिए, हमें रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। लेकिन जो दूसरी वाली सेल है वो सारी ना कट जाए, यानी कि उसका बचाव रहे। उस बचाव के लिए हमारे पास एक ग्रुप होता है अल्टीमेटली मिथाइलेज, जो कि उस सेल का प्रोटेक्शन करता है। तो उसके लिए जो है मिथाइलेज ग्रुप का हम यूज करते हैं। तो हिंड 2 जो होता है ना, हिंड 2 वो क्या करता है, कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस एट 6 बेस पेयर। एक तो ये पूछा जाता है कि जो हिंड 2 है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो हिंड 2 में जो होते हैं 6 बेस पेयर होते हैं। और जो हिंड 2 था वो कौन से बैक्टीरिया से लिया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस ऑफ हिंड 2। कोई भी जो सीक्वेंस होती है जहाँ से कटता है मोलिक्यूल डीएनए, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। और सबकी अलग अलग रिकॉग्निशन जो होती है वो साइट्स होती है। तो हिंड 2 के केस में हम याद रखेंगे 6 बेस पेयर की जो है साइट होती है, और वो एक पर्टिकुलर साइट से ही कट करता है। मान लो ये वाली साइट है तो इस पर्टिकुलर साइट से ही कट करेगा, 6 बेस पेयर की साइट से। दूसरी बात हम हिंड 2 में क्या याद रखेंगे, जो हिंड 2 है वो क्या कट करेगा, 3rd और 4th बेस पेयर पे जो है वो कट करता है। ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंड 2 में कितने बेस पेयर होते हैं, 6 बेस पेयर होते हैं। कौन सी पोजीशन से कट करता है, 3rd और 4th बेस पेयर से कट करेगा। आज तक हमारे पास कितने हैं, जो 900 जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, और वो क्या किए गए हैं, 230 स्ट्रेन जो है यूज किए गए हैं। आइसोलेट फ्रॉम 230 स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू कैटेगरी, कितनी कैटेगरी से, न्यूक्लियस। दे आर ऑफ 2 टाइप, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है, 2 तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ पे याद करेंगे एक मिथाइलेज होता है, एक मिथाइलेटेड नाम की कुछ चीज़ होती है। मिथाइलेशन से मतलब हो गया कि जो है वो जो डीएनए होता है वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और अनमिथाइलेटेड डीएनए जो होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हम जिसको बोलते हैं वो हमारे फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए यूज होता है। हिंड 2 के बारे में हमने पढ़ा कि जो हिंड 2 होता है उसके पास 6 बेस पेयर होते हैं, और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ से कट करते हैं उस लोकेशन को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। और ये कट कहाँ पे करेगा, 3rd और 4th बेस पेयर के ऊपर कट करेगा। आज तक हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और जो कि 230 स्ट्रेन का यूज करके हमें मिले हुए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो न्यूक्लियस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो टर्मिनल को ब्रेक करता है, यानी कि बाहर वाली साइड से ये वाली साइड जो होगी वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा। और इंटरनल बॉन्ड के लिए यानी कि यहाँ के लिए जो होता है वो एंडोन्यूक्लियस यूज होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, पूछा जाता है। न्यूक्लियस कितने होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडो होता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है बाहर कट करने में हेल्प करता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो अंदर कट करने में हेल्प होता है। और जनरली हम क्या यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों किया जाता है, दे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये भी पूछा जाएगा कि जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यूज किया, उसको ही क्यों यूज किया, उसको यूज हमने इसलिए किया क्योंकि वो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन। यानी कि जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसको ढूंढता है, और इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को, रेस्ट्रिक्शन साइट का या रिकॉग्निशन साइट का। अब आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का तो पता होगा कि जो पढ़ने में आगे और पीछे से जो है एक जैसी हो, गाट टीसी, एस्केरिचिया कोलाई की जो होती है गाट टीसी, ठीक है, ए जी, ये हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अगर इसको हम आगे पीछे से पढ़ेंगे तो एक जैसी पढ़ने में होगी, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये तो हमें पता चल गया कि कट करने के लिए हमने एंडोन्यूक्लियस यूज किया, लेकिन क्यों किया, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पढ़ता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पैलिंड्रोम जो है एंडोन्यूक्लियस का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट को जानने के लिए यूज होता है, इसलिए हम पैलिंड्रोमिक को पढ़ते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देखो टाइप जो 3 है
और टाइप 1 है, वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज सच ऐसा कोई काम नहीं आता है, ठीक है। टाइप 2 बस याद रखना, टाइप 2 वाले को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पैलिंड्रोमिक जो हमारे सीक्वेंस है उसको ढूंढता है एंड कट एट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट, दे कैन बी यूज्ड इन विट्रो। ये पूछा जाता है कि टाइप 2 इज यूज्ड इन विट्रो और इन विवो। तो इन विट्रो और कौन से सीक्वेंस को कट करने के लिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए। DNA segment cut by restriction enzyme are palindromic. The nucleotide sequence which read the same on both strand when read in the same direction. वही बात है, देखो 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ा GAATC, 5 से 3 में फिर से पढ़ा GATTC। तो यानी कि तब हम पढ़ते हैं तो दोनों साइड से सेम रीडिंग उसकी होती है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइड मेकिंग 2 टाइप ऑफ कट। अब कट जो है, अब रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है उसके 2 तरीके के कट होते हैं, एक ब्लंट कट जिसको हम फ्लश भी बोलते हैं और एक स्टिकी, स्टैगर्ड, कोहेसिव और कोसेंड। इसके 4 नाम है, एक स्टिकी हो गया, एक स्टैगर्ड हो गया, एक कोहेसिव और कोसेंड। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि हमारे पास एक जो है जीन है, एक होस्ट है, हमें अपना डिजायर्ड जीन चाहिए। अब हमने देख लिया कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हम उस सेल के अंदर गए, हमने उस सेल का लाइसिस किया, देखा कि ये कौन सी सेल है, जो भी सेल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है एंजाइम यूज किया लाइसिस के लिए। फिर हमने बात की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसमें हमने बात की कि डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम याद किया कि इस साइंटिस्ट ने ढूंढा। फिर हमने बात की हिंड 2 के बारे में, जो है हिंड 2 जो है कौन से बैक्टीरिया से लिया गया। फिर हमने देखा जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है यानी कि 2 तरीके का है, एक है एक्सो और एक एंडो। और जो हम हैं अंदर का बोन्ड ब्रेक करने के लिए, अंदर से एक चीज़ को कट करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम यूज करते हैं। फिर हमने सोचा कि एंडोन्यूक्लियस का ही यूज़ क्यों किया, कोई और क्यों नहीं किया। तो एंडोन्यूक्लियस का जो है बार बार एक ही चीज़ हमने पढ़ी कि जो एंडोन्यूक्लियस का यूज है वो इसलिए किया क्योंकि वो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है उनको आइडेंटिफाई करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जो हम 5 to 3 डायरेक्शन और 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तो वो है वो सेम तरीके की। अब इस पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है वो क्या है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, तो हम इनको किस नाम से जानते हैं? रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट की। तो रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट पे कौन सा एंजाइम कट करता है? हमारा एंडोन्यूक्लियस। हमने पढ़ा कि एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 2 के होते हैं। टाइप 1 और टाइप 3 जो होते हैं डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं होते, टाइप 2 वाला जो हम यूज़ करते हैं। तो टाइप 2 वाला हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि वही बात कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको जो है पहचान रहा था और रिकॉग्निशन जो पर्टिकुलर साइट थी वहीं पे कट कर रहा था और हम इसको इन विट्रो यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस है ये 2 तरीके के कट करता है, एक ब्लंट कट होता है और दूसरा जो होता है वो स्टिकी कट होता है। ये ब्लंट कट और स्टिकी कट। फिर हम पढ़ते हैं कि जो ब्लंट कट होते हैं वो क्या होते हैं। ब्लंट कट पे हमारा क्या होता है? बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कट एट द सेम लोकेशन। क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड होंगे हमारे वो सेम लोकेशन पे कट होंगे और ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर ब्रेक, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन साइट ए और टी। देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा 5' है, ये 3 है, यानी कि ब्लंट है, बिल्कुल सीधा जो है वो कट कर देता है। ऐसा नहीं है घुमा फिरा के एक कट यहाँ पे किया एक यहाँ किया, नहीं, सीधा कट करेगा किसी भी साइड पे। ये जनरली जो है रेस्ट्रिक्शन साइट 80 पे करेगा। तो 80 पे इसने कट कर दिया, 80, तो इसको हमने क्या बोला? ब्लंट कट या फ्लश एंड। ये स्टेटमेंट दी जाती है कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कट एट सेम लोकेशन एंड ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर ब्रोकन। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ब्लंट कट और फ्लश एंड हम इसको बोलते हैं। फिर पूछा जाता है कि जो ब्लंट कट और जो फ्लश एंड होते हैं वो कौन से बॉन्ड को कट करते हैं? ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमें पता है तब हम डीएनए बढ़ते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको कट नहीं करते, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेंगे। और कौन सी साइट पे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट 80, जो 80 रिच साइट जो होती है ना, 80 रिच साइट, वहाँ पे जो है कट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना CSIR नेट में भी आया हुआ था कि
जो एंडोन्यूक्लियस है उस पे जो ब्लंट एंड का कट होता है, ब्लंट कट होता है, वो कौन से साइट पे कट करता है, तो वो साइट होती है हमारी एटी साइट, एटी रिच जो रीजन होता है उसके ऊपर जो है कट करता है। स्टिकी नाम से ही पता चलता है कि कुछ कट ऐसा करेगा कि स्टिकी से ओवरहैंग छोड़ दे, ठीक है, स्टैकर्ड कर दे। कोहेसिव और कोस एंड, इनके नाम को याद रखना। कोस एंड जो है जनरली कोस एंड के नाम से पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्टिकी और स्टैगर्ड का तो सबको पता है, और कोहेसिव तो कोस एंड से पूछ लिया जाता है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैलेंड्रोम एंड बोथ स्ट्रैंड आर कट एट ए डिफरेंट लोकेशन। देखो इसने क्या किया, डिफरेंट लोकेशन, और इसने क्या किया था, बोथ जो थे वो क्या किया था, सेम लोकेशन से कट किया था ब्लंट और फ्लश ने, और स्टिकी ने क्या किया, डिफरेंट लोकेशन पे कट कर दिया, फॉर्मिंग वन लॉन्ग और वन स्मॉल स्ट्रैंड। एक बड़ा स्ट्रैंड बनेगा, एक स्मॉल। देखो इसने बीच से कट किया तो दोनों सेम जो है लेंथ के बने और सेम लोकेशन पे किया, लेकिन इसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ओवरहैंग बन जाएंगे एट ईच एंड। बोथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन। पहले वाले में सिर्फ हमारा जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ था, लेकिन इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी और हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे दोनों कट हो जाएंगे, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वो जी है। देखो रेस्ट्रिक्शन साइट दोनों की ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना याद प्लीज़ ज़रूर कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि जो मेरा ये कंटेंट है ये आपके एग्ज़ाम में यूज होएगा और काम आएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद कर लेना। तो वही सीक्वेंस होगी GAATC CTAAG पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ था, तो इसने कौन से साइड पे कट किया, जी, और यहाँ पे क्या किया, इस साइड पे कट कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ये ओवरहैंग हो गई, और बाद में जो है ये ओवरहैंग ही चिपकेंगे, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कोहेसिव या स्टिकी एंड हमने इसको बोल दिया। और जो रेस्ट्रिक्शन साइट थी वो क्या थी हमारी, GA जो है रेस्ट्रिक्शन साइट थी, और इस पे क्या हमारे फ्लैश एंड या कोहेसिव एंड जो है वो बने हुए हैं। तो एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, देखो डीएनए को अंदर से कट करने के लिए हमारे डिजायर्ड को मैं फिर से बताती हूँ, एंडोन्यूक्लियस चाहिए, जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए। जो एंडोन्यूक्लियस होती हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्सो होता है, एंडो होता है। एंडो को ही हमने क्यों किया, क्योंकि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान रहा था। अब दो तरीके के कट लगाता है, एक ब्लंट कट लगाएगा, एक स्टिकी जो है कट लगाएगा। जो ब्लंट कट है उसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट AT होती है और ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है। और जो स्टिकी वाले होते हैं उसमें एक बड़ा जो है बड़ी साइड होगी, एक छोटी साइड होगी, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो GA साइट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी नेमिंग के बारे में याद करेंगे कि जी नेमिंग कैसे होती है। तो एंजाइम की जो है वो नेमिंग भी करते हैं। तो देखो जो हिंड 2 है इसमें क्या होता है, ये किससे लिया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया था, RD। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या है, कैपिटल में लिख दिया, और ये नाम किसका होता है, जीनस का नाम होता है। सेकंड और जो थर्ड लेटर होता है, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट जो होती है वो लोअर केस में हो जाएगी, और ये किसका नेम हो गया, ये हमारा स्पीसीज हो गया। यानी कि फर्स्ट जीनस होता है, फर्स्ट स्पीसीज होता है, ये हमें पता है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेन होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लगा दिया जाता है, और अगर उसकी डिस्कवरी की बात की जाए कि ये इस नंबर पर डिस्कवर किया था, तो उस चीज़ को हम जो है रोमन लेटर में हम उस चीज़ को लिख देते हैं। तो नेमिंग में हम इतना याद रखेंगे कि जो पहला जो होता है वो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, जीनस होता है। दूसरे में जो होते हैं लोअर केस में होता है, और अगर हमारे पास कोई स्ट्रेन है तो हम उसको स्ट्रेन को लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई डिस्कवरी का ऑर्डर है तो हम डिस्कवरी ऑर्डर को जो है वो लिख देंगे, किसमें, रोमन लेटर में हम उसकी डिस्कवरी को लिख देंगे। तो ये है, ये पूछ लिया जाता है ये किससे लिया गया था, E-कोर1 किससे लिया गया था, हमने एस्केरिचिया कोलाई RY से 13, E-कोर2 एस्केरिचिया कोलाई RY 245, और बाम H1 जो होता है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशंस H से हमने लिया था। अब नेक्स्ट एंजाइम जो हम पढ़ रहे हैं DNA लाइगेज की कटवट कर लिया, अब उसको क्या है, उस प्लाज्मिड के अंदर, उस वेक्टर के अंदर हम डाल रहे हैं। तो डालने के बाद जो एंड हो गए उन एंड को, यानी कि जो ये डालने के बाद ये एंड होंगे, कट करने के बाद इस एंड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिएगा उसको हम बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज में हम क्या करेंगे, इट जॉइन 2 सेगमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मोस्ट कॉमन यूज लाइगेज जो होता है वो T4 लाइगेज होता है। ये हम याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन यूज लाइगेज कौन सा, हमारा T4। और किसने आइसोलेट किया था, HG खुराना। ये पूछा जाएगा कि मोस्ट
जो डीएनए लाइगेज होता है वो किसने आइसोलेट किया था, एच.जी. खुराना ने। और मोस्ट कॉमन कौन सा है, T4 है। और कौन सा बॉन्ड बना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। लाइगेज का काम तो अब तक आपको समझ में हो गया, लाइगेज मतलब लगाना या जोड़ने का काम करता है। स्टिकी जो एंड होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हेल्प इन एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। जो स्टिकी एंड है ना, जो हमने पढ़ा था कि स्टिकिंग एंड हो गए या कोस एंड हो गए, जिसमें हमने जीए साइट को पढ़ा था, तो वो जो है इसके एडिशन में हेल्प करते हैं। देखो ऐसे स्टिकी एंड बनेंगे, ठीक है, एक एक इसका ओवरहैंग होगा, एक उसका छोटा बड़ा होगा, तो ये ऐसे ऐड कर जाएंगे और इसमें ही यहाँ पे हमारा ये लाइगेज एंजाइम याद करेगा। और मोस्ट कॉमन लाइगेज T4 पढ़ा और किसने डिस्कवर किया, एच.जी. खुराना ने, ठीक है। फिर एक होता है एल्केलाइन फॉस्फेट, इट रिमूव फॉस्फेट ग्रुप 5' एंड सो डिजायर डीएनए इजली इंजर्ड। जो एल्कलाइन फॉस्फेट है, जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा 5' एंड पे, उसको रिमूव कर देगा। रिमूव क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है उसको इजली इंजर्ट कर दे, उसको इजली जो है उसके अंदर सेटअप उसका कर दे। उसके बाद आता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज्ड इन डिफरेंट टेक्निक। तो सिंथेसाइज एंजाइम में ना ये बहुत सारे एंजाइम की बात कर दी, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। आगे उसके सिंथेसिस में जो एंजाइम जो यूज होती है उसकी बात कर दी कि डिफरेंट काइंड के एंजाइम यूज होंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि उसको हमने इंजर्ट कर दिया होस्ट से रिसीविंग सेल में कर दिया, और अब उसकी कैसे आगे चल के कॉपी बनेगी, कौन कौन से वेक्टर यूज होंगे, और कॉपी बनाने के लिए जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक कैसे यूज होंगे और इनका क्या फ़ायदा। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। मैं बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप आपको ये जो बेसिक था, बेसिक भी नहीं, इसमें जो ये एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सारे एंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं, इनके नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं, T4 कहाँ है, किसने दिया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या है, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर और वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।